प्रधानमंत्री ने मिजोरम को दी कई विकास परियोजनाओं की सौगात। भैरवी सायरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन। आइजोल भारत के रेल नक्शे पर पीएम ने पूर्वोत्तर के विकास का दोहराया संकल्प। राज्य में मुख्यमंत्री से मिले केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी। कोल माइंस से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विमर्श। केंद्र राज्य समन्वय पर बल। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का आरोप, आदिवासियों मूलवासियों का भला नहीं चाहती कांग्रेस। बोले फिर उलगुलान की जरूरत। आजसू पार्टी ने रोजगार के मोर्चे पर सरकार को बताया विफल। और धनबाद आईआईटी आईएसएम में ग्रीन माइनिंग पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। टिकाऊ खनन पर्यावरण संरक्षण पर विमर्श। विशेषज्ञों का डिजिटलीकरण पर जोर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मिजोरम को 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। श्री मोदी ने भैरवी सायरंग रेल लाइन का उद्घाटन और 3 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। इसके साथ ही मिजोरम की राजधानी आइजोल भारत के रेल मानचित्र पर आ गई है। इस नई रेल लाइन में 45 सुरंगें और 55 ब्रिज हैं, जिसमें पाकुड़ से भेजे गए खास पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। प्रधानमंत्री ने अपने वर्चुअल संबोधन में कनेक्टिविटी और पूर्वोत्तर के विकास का मंत्र दिया। Let us witness a short film giving insights on these. For the past 11 years, we have been working for the development of the Northeast. This region is becoming the growth engine of India. Friends, over the years, many states of the Northeast have been put on the rail map of India. For the first time, rural roads and highways, mobile connectivity and internet connections, electricity, tap water and LPG connections. The government of India has worked hard to strengthen all kinds of connectivity. Mizoram will also benefit from the Udan scheme for air travel. Soon, helicopter service will begin here. This will improve access to remote areas of Mizoram. Friends, Mizoram has a major role in both our Act East policy and the emerging Northeast economic corridor. आइजोल में आयोजित इस ऐतिहासिक पल के कई गणमान्य गवाह बने। सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार लुक ईस्ट पॉलिसी की बजाय एक्ट ईस्ट पॉलिसी की ओर बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर के राज्यों को जोड़ने के लिए रेलवे का बजट पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में 5 गुना बढ़ाया गया है। Before 2014, the budget for railway for Northeast was only 2,000 crore. Only 2,000 crore. Modi ji increased it 5 times to 10,000 crore. That is the Act East policy of Modi ji. Today, railway projects of 77,000 crore rupees are undergoing construction in the entire Northeast.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सीएम आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। इस मौके पर राज्य सरकार के अधिकारियों तथा कोयला मंत्रालय एवं कोल इंडिया की अनुषंगी इकाइयों के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में कोयला और खनन क्षेत्र की बेहतरी को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान राज्य में कोल माइंस से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री ने कोल माइंस के मुद्दे पर राज्य सरकार का पक्ष रखा। वहीं केंद्रीय कोयला मंत्री ने कोल खनन परियोजनाओं को लेकर आ रही समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के आपसी सहयोग से ही कोल माइंस से जुड़ी समस्याओं का समाधान संभव है। उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री ने भी केंद्र राज्य सहयोग और समन्वय पर बल दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में हजरत रिसालदार शाह बाबा दरगाह कमेटी के सदस्यों ने शिष्टाचार मुलाकात की। कमेटी ने सीएम को रिसालदार शाह बाबा के 5 दिवसीय 218वां सालाना उर्स मुबारक के तहत 14 सितंबर को चादरपोशी और कव्वाली मंच के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने बताया कि इस दौरान दिवंगत दिशम गुरु शिबू सोरेन के लिए विशेष शोक सभा का भी आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर दरगाह कमेटी के सदर अयूब गद्दी समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बालू घाटों की नीलामी पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि सरकार बालू घाटों को माफियाओं को सौंपना चाहती है और अधिकारों को न केवल इस पर दस्तखत किए हैं, नीलामी नियमों को इतना जटिल बना दिया गया ताकि आम लोग इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकें। उन्होंने कहा कि बालू घाटों की नीलामी के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख दिखाया है। सरकार किसी को देना नहीं चाहती है, वो अपने ही पास सब कुछ रखना चाहती है ताकि उसमें से उनकी मोटी कमाई कर सके। तो मैं कह रहा था कि भाई जिस प्रकार से उन्होंने यानी ये जो नीतियां जो बनाती है झारखंड सरकार, तो लगता ही नहीं है ये नीति ये बेरोजगारों के लिए सरकार ने बनाई, बल्कि ये नीति ही माफियाओं के लिए बनाई। बड़े बड़े पैसे वालों के लिए इन्होंने नीतियां बनाई ताकि उसमें से गरीब पार्टिसिपेट ही नहीं कर सके। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने भाजपा के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि बालूघाट प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर भाजपा राज्य की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। श्री पांडे ने कहा कि नीलामी से भ्रष्टाचार और बंदरबाट की संभावना खत्म होगी और सरकार का राजस्व बढ़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने घुसपैठ के मुद्दे पर फिर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि कांग्रेस आदिवासियों और मूलवासियों का कभी भला नहीं चाहती। श्री सोरेन ने डेमोग्राफी बदलाव पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जल, जंगल और जमीन के लिए आदिवासियों और मूलवासियों को फिर उलगुलान करने की जरूरत है। लेने के लिए एकदम नजर गड़ा हुआ है। जो पिछले दिन हम नगरी के जमीन को बचाने के लिए आंदोलन करके हमने हल जुतवा दिया। ये सरकार न आदिवासी के हित में है न मूलवासी के हित में।
कहीं यहाँ का आदिवासी मूल अवशेष सुरक्षित नहीं है, जमीन सुरक्षित नहीं है, बहुबेटी सुरक्षित नहीं है। आजसू पार्टी के महासचिव संजय मेहता ने राज्य सरकार को रोजगार के फ्रंट पर विफल करार दिया है। रांची स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं से प्रत्येक वर्ष 5 लाख रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है। श्री मेहता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2020 से 2025 तक सरकारी विभागों में 1 लाख से अधिक रिक्त पदों को भरने का भरोसा दिलाया था, लेकिन पिछले 2 वर्षों में 2 लाख से अधिक स्वीकृत पद समाप्त हो गए। यह युवाओं के साथ धोखा है। वहीं सीडीपीओ परीक्षा का भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। झारखंड की सरकार नौकरी के मसले पर नौजवानों को, झारखंड के युवा पीढ़ी को ठगना बंद करे और सरकार यह स्पष्ट करे कि कैसे वो निजी क्षेत्र में आरक्षण देगी, कैसे वो आउटसोर्सिंग में आरक्षण देगी और कैसे वो 1,58,846 रिक्त पदों पर नियुक्तियां करेगी। एक बड़ा सवाल आउटसोर्सिंग को लेकर के ये सामने आया है कि सरकार के सभी विभागों में आउटसोर्सिंग एजेंसियों को रख दिया गया है और ये एजेंसी मनमाने तरीके से नियुक्ति कर रहे हैं। रांची में आज रिम्स शासी परिषद की बैठक बुलाई गई है। शासी परिषद की 60वीं बैठक प्रशासनिक भवन में सेवानिवृत्त न्यायाधीश अमरेश्वर सहाय की उपस्थिति में होगी। 2 सत्रों में 28 एजेंडों पर चर्चा होगी। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और रिम्स निदेशक राजकुमार के बीच पिछले कुछ दिनों से जारी गतिरोध के बीच इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। श्री मुंडा ने भरोसा जताया कि उनके नेतृत्व में लोकतंत्र की गरिमा और प्रखर होगी और राष्ट्रहित के संकल्प को नई ऊर्जा प्राप्त होगी। श्री मुंडा ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से भी शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी से भी नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान बोकारो इस्पात कारखाना के विस्तारीकरण से जुड़े विषयों पर दोनों के बीच विस्तृत चर्चा हुई। धनबाद स्थित आईआईटी आईएसएम में ग्रीन माइनिंग पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान टिकाऊ खनन और पर्यावरण संरक्षण पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। विशेषज्ञों ने उत्पादन बढ़ाने के लिए डिजिटलीकरण पर जोर दिया। धनबाद की आईआईटी आईएसएम में डिजिटल इंटेलिजेंस फॉर ग्रीन माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल नेटवर्क्स विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई। सम्मेलन में विशेषज्ञों ने ग्रीन माइनिंग और इंडस्ट्रियल नेटवर्क्स के लिए डिजिटल तकनीक की भूमिका पर अपने विचार साझा किए। IIT ISM Dhanbad to host DICMIN 2025. The mining industry recent years have witnessed rapid progress in intelligent mining. Therefore, कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जयदीप दास गुप्ता ने खनन क्षेत्र में टिकाऊ विकास पर बल देते हुए डिजिटल तकनीक को व्यवहारिक स्तर पर अपनाने और उद्योग जगत के साथ मजबूत साझेदारी पर जोर दिया। तो इसमें इस बार जो कॉन्फ्रेंस यहाँ आईआईटी आईएसएम आयोजित किया है, स्पेशली डिजिटल इंटेलिजेंस फॉर ग्रीन माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल नेटवर्क, मतलब इसमें आजकल का जो नया डिजिटल आप लोग सुने होंगे, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जितना भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए इस प्रदूषण को रोकने के लिए, नेचर को ठीक से चलाने के लिए और सेफ्टी लाने के लिए इसका इस्तेमाल से काफ़ी लाभदायक होगा। तो यहाँ जितने भी बाहर से आए हैं पेपर्स प्रेजेंट करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, एक क्या कर रहा है वो जान करके दूसरा जाएगा, तो इससे माध्यम से ये और प्रचार प्रसार होगा इसका। माइनिंग विभाग की प्रोफेसर एनीमिया सिन्हा ने खनन क्षेत्र में डिजिटलीकरण से उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने पर जोर दिया। कुछ और पार्टिसिपेंट्स अभी नेक्स्ट सेशन में वो लोग जुड़ेंगे हमसे और ये चलते रहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे माइनिंग इंडस्ट्री के बारे में हम उनको सच सूचित करें हम किस लेवल तक पहुँचे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो उन्होंने जो बाहर के देशों में ऑलरेडी माइनिंग में
बात चलती है उन्होंने इस बारे में कितना प्रोग्रेस किया। तो ये एक इंटरेक्टिव होगा और वो आशा करते हैं जी ये प्रोग्राम हमारे माइनिंग इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा साबित होगी। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश विदेश से आए विशेषज्ञ, उद्योग प्रतिनिधि, शोधकर्ता और छात्र छात्राएं शामिल हुए। वहीं अतिथियों के रूप में माइनिंग प्रोफेसर राजीव गांगुली, डेटामीन जियो साइंसेज के प्रोफेसर डॉक्टर पेडराम मसूदी, पीएमआरसी के चेयरमैन प्रोफेसर डीसी पाणिग्रही समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। डीडी न्यूज के लिए धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। जामताड़ा में पुलिस ने पांडेडीह मोहल्ला से एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी के पास से 60,000 रुपए से अधिक नगद, 8 मोबाइल समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। और छापामारी के क्रम में वहाँ धनंजय दास को साइबर अपराध करते हुए और उसमें प्रयुक्त कई सामानों के साथ पकड़ा गया, जिसमें खास करके जो है उनके पास से 8 मोबाइल, 8 सिम कार्ड और 9 ये ATM कार्ड, कई टैब इत्यादि, नगद 60,600 रुपये इत्यादि बरामद हुए। देश के हर परिवार को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़कर वित्तीय समावेशन और अन्य लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 11 साल पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई। यह योजना आकांक्षी जिला गढ़वा के लोगों के लिए भी वरदान साबित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से वंचितों और जरूरतमंद लोगों को जनधन योजना के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा गया है। आकांक्षी जिला गढ़वा के लोगों को भी योजना का खास लाभ मिल रहा है। खाता धारक पीयूष कुमार की माने तो जनधन योजना के तहत 0 बैलेंस पर खाता खुलने से काफी लाभ हुआ है और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी आसानी से मिल रहा है। डिजिटल इंडिया आने से बहुत फायदा है। अभी हम लोग मान लीजिए किसी भी प्रतिष्ठान में जाते हैं, बस QR कोड के द्वारा पेमेंट कर लेते हैं। कहीं भी हम लोगों को पैसा ले जाने का कोई झंझट नहीं रहता है, पैसा चोरी होने का कोई झंझट नहीं होता है। 0 बैलेंस पर अकाउंट खुल जा रहा है जनधन योजना के थ्रू। काफी फायदा हुआ है आम जनता को। जनधन योजना के तहत खाता खुलने से महिलाओं को आर्थिक संबल मिला है और वे प्रगति पथ पर अग्रसर हैं। 0 बैलेंस पर खाता खुलने से उन्हें अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ा और अब वो बचत कर पा रही हैं। बैंक में इसी पैसा आ जा रहा है, सरकार के जितना योजना मिल रहा है सबके पैसा बैंक में आ जाता है। एकरा से हमरा बड़ी सुविधा होगा। एकरा ला मोदी जी का धन्यवाद देते हैं। गढ़वा के कैनरा बैंक के शाखा प्रबंधक मनीष कुमार बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आम लोगों को बैंकिंग से जोड़ने के लिए 0 बैलेंस पर खुले खाते से हर वर्ग को लाभ हुआ है। साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी लोगों को मिल रहा है। ये योजना जो है स्टार्ट किया गया था कि हर एक आदमी के लिए एक जन खाता जरूर खुलना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग 0 बैलेंस पे अकाउंट खोलते हैं। हमारे बैंक से करीब 6,000 अकाउंट हम लोग ने खोला है अलग अलग जगह कैंप लगा के। और इसमें ये सबसे बड़ा अच्छा ये चीज़ है कि इसे 0 बैलेंस खाता होता है। इसमें आपको कोई बैलेंस डालना नहीं पड़ता है। जितने भी सरकारी योजना के पैसे हैं वो इसी खाते में आते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता खुलने से जहां एक ओर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है, वहीं दूसरी ओर महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं और देश की अर्थव्यवस्था को गति मिली है। डीडी न्यूज के लिए गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी दरों में की गई कटौती से हर वर्ग उत्साहित नजर आ रहा है। त्योहारी मौसम में 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें पूरे देश में लागू होंगी। इसे लेकर जामताड़ा के लोग भी काफी खुश हैं। पहले अभी जो मोदी जी नया जीएसटी के बारे में लागू किए हैं, जो 22 सितंबर से लागू होगा, उसमें LIC को बिल्कुल जीएसटी मुक्त कर दिया गया है। इससे हमारे जो पॉलिसी होल्डर है उसको काफ़ी उत्साह है उसमें कि उनका बहुत सारा जीएसटी के कारण प्रीमियम ज़्यादा लगता था, वो अब कम हो जाएगा। इसलिए हमारे जमाकर्ता में काफ़ी उत्साह देखा गया है। इसलिए मोदी जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि वो आम जनता के लिए बहुत बड़ा फैसला लिए हैं।
जीएसटी रेट जो मोदी जी ने गिराया आने वाले 22 तारीख से जो इफेक्टिव होगा, उससे मिडिल क्लास लोअर क्लास को काफ़ी हद तक फ़ायदा होने जा रहा है। कि बाज़ार में जो रौनक ख़त्म हो गई थी, बाज़ार उठने की संभावना है और आने वाले दिनों में इसका दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा। खासकर यदि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में समझे तो फ्रिज, आपका एसी हो गया, बैटरी हो गया, इस सब में काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ गया। 10% का फ़र्क पड़ रहा है हमारे सेक्टर में। ये बहुत बड़ी मिडिल क्लास के लिए, लोअर क्लास के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से जीएसटी का भारत सरकार ने नया स्लैब लागू किया है, मैं मानता हूं कि युवाओं और विद्यार्थियों के लिए 90% जो यूज करने वाले सामान हैं, पदार्थ हैं, ऐसे चीज़ों पर उनको लाभ मिलेगा। सीधे सीधे युवाओं को और छात्रों के लिए ये एक बड़ा और नया स्लैब है जो भारत सरकार ने लागू किया है। हम भारत सरकार को आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो जीएसटी का पोर्टल जो निकाला है, रेट कम किया है, इसमें जो घरेलू प्रोडक्ट हम लोग का खाते हैं, आटा, तेल, चीनी, चायपत्ती जो भी खाते हैं, बिस्किट, इसमें निश्चित रूप से बहुत दाम घट के एकदम कम दाम में हम लोग को मिलेगा। हर चीज़ में सस्ता मिलेगा। जीएसटी पोर्टल में जो है हर चीज़ में हम लोग को सस्ता मिलेगा और जो मध्यम व्यक्ति जो खास करके किसान वर्ग जो है, जो डेली मजदूरी करता है, उसके लिए बहुत अच्छे संदेश है। ये केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। रांची स्थित योगदा आश्रम में योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से 5 दिवसीय युवा साधक संगम का आयोजन किया जा रहा है। इस संगम में देश के अलग अलग हिस्सों से आए 200 से अधिक युवा साधक भाग ले रहे हैं। योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया ने संतुलित और आध्यात्मिक जीवन की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए विशेष पहल करते हुए 5 दिवसीय युवा साधक संगम का आयोजन किया है। इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए 200 से अधिक युवा भाग ले रहे हैं। ब्रह्मचारी सौम्यानंदा जी ने बताया कि इस साधक संगम में योग, ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान दिए जा रहे हैं। स्वस्थ जीवन जीने की शिक्षा के अलावे शारीरिक और मानसिक मनोरंजन भी शामिल है। गुरुदेव परमहंस योगानंद जी कहते थे कि 3 स्वास्थ्य होते हैं, एक है शारीरिक स्वास्थ्य, एक है मानसिक स्वास्थ्य और तीसरा है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो शारीरिक स्वास्थ्य जब किसी का गड़बड़ाता है तो वो फटाक से डॉक्टर के पास भाग जाता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए आजकल कई चर्चाएं हो रही हैं, तो युवा पीढ़ी के लिए मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी हो। ब्रह्मचारी सौम्यानंदा जी ने बताया कि मनुष्य शारीरिक स्वास्थ्य की तो चिंता करता है, लेकिन मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह रहता है। उन्होंने बताया कि साधक संगम के माध्यम से युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली के गुर सिखाए जा रहे हैं। कि युवाओं के जीवन में जो फास्ट पेस्ड लाइफ है, उसमें कैसे वो अपने जीवन में बैलेंस ला सकें। साथ ही साथ गुरुदेव की जो शिक्षाएं हैं, जिसमें कि एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेज हैं, शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, मन को कैसे स्वस्थ रखना है, आध्यात्मिक जीवन को कैसे स्वस्थ रखना है, उस पर जोर दिया जा रहा है। युवा साधक संगम में भाग लेने आए युवा साधकों ने कहा कि भागदौड़ की जिंदगी से थोड़ा समय निकालकर की गई साधना जीवन में ऊर्जा भर देती है। इससे न केवल आध्यात्मिक और मानसिक चेतना का विकास होता है, बल्कि जीवन की कठिन समस्याओं पर भी बिना घबराए और साहसपूर्वक विजय प्राप्त करते हैं। जो वैल्यूएबल लेसन्स बोलते हैं, जो स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक जो भाव है, वो हमारे गुरु श्री परमहंस जी ने जो हमें सिखाए हैं, वो हम डेली लाइफ में उनको कैसे यूज़ करें और सिचुएशन से कैसे आगे बढ़े। तो आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, आप ये सीखते हो कि सबके बारे में आप सोचो, अपना प्यार, अपना लोगों के लिए भलाई करना, ये सब सारी चीज़ें आप यहाँ से सीखते हो। ये लाभ ये है कि हम पूरे दिन में एक बैलेंस्ड लिविंग का पूरा कार्यक्रम फॉलो करते हैं, रूटीन फॉलो करते हैं, जिसमें मेडिटेशन होती है, एक्सरसाइजेज होती है, रिक्रिएशन टाइम होता है। कि ध्यान का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम कमरे में अपने आप को बंद करके ध्यान करें, अभी तो अपने जीवन में भी संतुलन कैसे ला सकते हैं, हमारे प्रोफेशन में, हमारे सेहत के लिए, हमारे शारीरिक डेवलपमेंट के लिए, मानसिक डेवलपमेंट, सोशल हार्मनी और सोल डेवलपमेंट। रांची के योगदा आश्रम में पहली बार आयोजित युवा साधक संगम युवाओं के लिए सफल जीवन की कुंजी साबित होगा। ये संगम युवा साधकों को चिंताओं से मुक्त कर समाधान के अवसर प्रदान करेगा। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। राज्य में तंत्र के दावों के इतर अवैध बालू उत्खनन जारी है। खूंटी जिले में 1 दर्जन से अधिक घाटों से बालू के अवैध उठाव की वजह से छोटे पुलों को भी नुकसान पहुंच रहा है।
खूंटी में अवैध बालू उत्खनन लगातार जारी है। इसके कारण पहले ही पेलौल पुल धराशायी हो चुका है। वहीं तोरपा क्षेत्र के कुलड़ा इलाके के पुल के स्तंभ भी खोखले होते नजर आ रहे हैं, जिसके कारण कभी भी यह पुल धराशायी हो सकता है। भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर गुप्ता ने कहा कि प्रशासन बालू माफियाओं पर नकेल कसने में नाकाम है। ये तोरपा से सिमडेगा जाने वाली जो रूट है, पुल के जस्ट बगल में ग्रामीण जल आपूर्ति का टंकी भी बना हुआ है। वहाँ से बालू का अवैध रूप से उठाव चल रहा है। जैसा कि माइनिंग का गाइडलाइन के हिसाब से भी पुल के करीब 500 के दायरे में 500 मीटर के दायरे से बालू का उठाव नहीं होना चाहिए। और हम लोग देख पा रहे हैं जल आपूर्ति का जो टंकी है उसके जस्ट नीचे से बालू का उठाव हो रहा है। खूंटी की नदियों में देर रात और अहले सुबह बालू माफियाओं का खेल धड़ल्ले से जारी है। कुछ बालू तस्कर पुलिस प्रशासन की गिरफ्त में आते हैं, मामला दर्ज होता है और फिर वो अवैध बालू के कारोबार में लिप्त हो जाते हैं। जिला परिषद सदस्य और स्थानीय नेता भी प्रशासन के बालू माफियाओं के खिलाफ नरमी से चिंतित है। तो देखने के लिए भी मिल रहा है कि यहाँ से हमको लगता है लगातार पूरा भारी बरसात में बालू उठा है और इस तरह के कार्यों से निश्चित रूप से जो यहाँ का परिसंपत्ति है और हम पुल को भी देख पा रहे हैं, ये जो संपत्ति है इसको नुकसान हो सकता है। ऐसे भी बीते दिनों हम लोगों ने देखा कि हमारे खूंटी जिला में जो मुख्य सड़क तोरपा सिमडेगा को जो जोड़ती थी वह इसी अवैध बालू उत्खनन के कारण से धंस गई। यहाँ पे क्या है कि ये किसी का कोई जोड़ नहीं है, लोग बालू का उठाव करने के कारण बहुत सारा पुल ढह गया। 2 पुल तो ढह गया और तीसरा पुल ढहने वाला है। मैं बार बार प्रशासन को बोल रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ, फिर भी खूंटी तो अभी इतनी स्थिति खराब है सड़क के मामले में कि एक बनी नदी का पुल टूटा हुआ है। कुंजला मोड़ से भोंडा नदी तक की स्थिति रोड सड़क की खराब है। आप जिधर भी जाए सड़क की स्थिति बहुत ही दयनीय है। वहीं खूंटी की अनुमंडल पदाधिकारी दीपेश कुमारी ने बताया कि माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए टास्क फोर्स बनाई गई है। खनन विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग, संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस बल और अंचल की टास्क फोर्स टीम अवैध बालू उत्खनन और बालू की अवैध तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए समय समय पर अभियान चलाती है। आपने सही बताया कि NGT है जिसकी वजह से बालू उठाव पर पूरी तरह रोक है, तो प्रशासन इसके लिए टीम बनाकर लगातार कार्रवाई कर रहा है, छापामारी कर रहा है और ऐसी गतिविधियों को रोकने का प्रयास कर रहा है। खूंटी में जहां एक ओर बालू माफिया प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों को पुल धंसने का भी डर सता रहा है। DD न्यूज के लिए खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री ने मिजोरम को दी कई विकास परियोजनाओं की सौगात। नई रबी साइरन नई रेल लाइन का उद्घाटन, आयुष्मान भारत के रेल नक्शे पर पीएम ने पूर्वोत्तर के विकास का दोहराया सपना। रांची में मुख्यमंत्री से मिले केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी, कोल माइन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विमर्श, केंद्र राज्य समन्वय पर बल। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का आरोप, आदिवासियों मूलवासियों का भला नहीं चाहती कांग्रेस, बोले फिर उलगुलान करने की जरूरत। आजसू पार्टी ने रोजगार के मोर्चे पर सरकार को बताया विफल। और धनबाद IIT ISM में ग्रीन माइनिंग पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, टिकाऊ खनन पर्यावरण संरक्षण पर विमर्श, विशेषज्ञों का डिजिटलीकरण पर जोर।